देखिए, जब वो कहते हैं कि ये जो धार्मिक भावनाएँ आहत कर रहे हैं, ये भड़काऊ भाषण थे, इनकी पोस्ट से जो है दोनों समाज के बीच में खाई पैदा हो रही है, तो बिल्कुल नहीं था। और यही परिणाम था कि इस मामले में जितने अधिवक्ता अनुसूचित जाति समाज से थे, उससे ज़्यादा जो है गैर अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने प्रोफ़ेसर रतनलाल साहब के समर्थन में ये कहा कि धार्मिक भावनाओं का मतलब ये नहीं कि हम अपना कोई भी स्टेटमेंट दें और उससे आपकी धार्मिक भावनाएँ आहत हो जाएँ। आपकी धार्मिक भावनाएँ इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कुछ भी हम बोलें और उसको आप ये कहें कि इससे मेरी धार्मिक भावनाएँ आहत हो जाएँ। उसके अलावा हमारा सबमिशंस ये भी था कि जिस धारा के अंदर ने 153 ए और 295 ए के अंडर में जिसमें जो अपराध कारित हुआ है, उसके एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ें आती हैं, नहीं आती और कोर्ट ने माना कि नहीं आती। वो उससे जो है, उससे बियॉन्ड चीज़ें थी, तो ये हमारा सबमिशन कोर्ट में रहा। मेरे अलावा भी बहुत सारे एडवोकेट जो हैं जिन्होंने इस मामले के अंदर अपनी पैरवी की और प्रोफेसर रतनलाल साहब के समर्थन में वो पेश हुए। इस मामले में एक बेल एप्लीकेशन फाइल हमारी तरफ से हुई थी, पुलिस ने उसका पुरजोर विरोध किया था। पुलिस की सबमिशन ये थी कि प्रोफेसर रतनलाल को जो है जुडिशियल कस्टडी भेजा जाए, क्योंकि इन्होंने जब इस पोस्ट के बाद में भी बहुत सारी जो वीडियोज़ जो है, वो बनाई हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, और ये कंटिन्यूअसली जो है रिपीटेडली ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, और इनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी इसलिए भेजा जाना चाहिए ताकि समाज के अंदर एक मैसेज जा सके और इस प्रकार के जो अपराध ना हो सके। परंतु उसके विरोध में हमारा सबमिशन ये था कि ये अपराध तब होगा, पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले को डिसाइड कर ले कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में ये शब्द बोले गए हैं वो ऑब्जेक्ट है क्या, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, और सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने के बाद ही इसमें फर्दर कुछ होगा। उसके अलावा हमारी सबमिशंस ये थी कि एज पर अनिश कुमार जजमेंट 7 साल तक के ऑफेंसेस में आप दूसरे लोगों को रिलीज करते हैं, परंतु आपने प्रोफेसर रतनलाल को रिलीज नहीं किया क्योंकि आपकी एक बायस मेंटलिटी थी और मालाफाइड इंटेंशन थी। हमारा एक ये सबमिशन भी था कि ये जो सामान्य एक प्रक्रिया नहीं थी कि किसी भी व्यक्ति के पास जाके आप उन्हें अरेस्ट करिए, और उन्होंने जिस प्रकार प्रोफेसर रतनलाल को अरेस्ट किया वो क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट का था। इसके अंदर उन्होंने नोटिस नहीं दिया। हमारी तरफ से बहुत सारे एडवोकेट थे जिन्होंने सबमिशन किया कि जो 41 ए का नोटिस है वो मैंडेटरी प्रोविजन है, और मैंडेटरी प्रोविजन ये है कि आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको जो है प्रोफेसर रतनलाल साहब को अरेस्ट करना है। परंतु इस बात का वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, और माननीय न्यायालय ने एक हमें जमानत दी, और ये माना कि ये जो जमानत देने योग्य है ये मामला बनता है, और उन्होंने प्रोफेसर रतनलाल को जमानत दी और वो रिहा होकर अपने घर आए। वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मांग के बेल एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट करना चाहते थे, परंतु हमारी तरफ से यह था कि अपराध बनता ही नहीं है, और अपराध नहीं बनता। अपराध की जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर और 3 ईयर है, जो कि बेलेबल है, और इसके अंदर जो है पुलिस जो है 41 ए का नोटिस देकर वो जमानत दे सकती है। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो व्यक्ति है, और उन्होंने आरोप जो लगाए प्रोफेसर रतनलाल पे, उसका हमने पुरजोर जो है जवाब दिया कि ये जब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते तब तक, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को निर्धारित ना कर दे कि वो ऑब्जेक्ट है क्या। और उस ऑब्जेक्ट के बारे में एक बहुत सारे जो वकील थे, जिसमें आदित्य जी भी थे, अमित जी भी थे, और भी बहुत सारे एडवोकेट थे जिन्होंने सबने इस मामले में आर्ग्यूमेंट किया। तो सबका सबमिशन यही था कि कंक्लूजन यही था कि इस ऑब्जेक्ट के, जिस ऑब्जेक्ट को आप बता रहे हो कि इससे आपकी भावनाएं आयात हुई हैं, उस धार्मिक शब्द का मतलब क्या होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को धार्मिक नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी एक देखिए वो ये बेल आर्ग्यूमेंट के था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब तक धार्मिक नहीं बता सकते जब तक कि आपकी मान्यताओं के अनुसार उसमें प्राण प्रतिष्ठा के जो कर्मकांड है वो ना हो जाए।